welcome to the Learning Lab Biology. Myself Komal Vadekar. So this is the first part of our biological classification chapter. So let's get to started. Biological classification is defined as the process of grouping organisms according to certain similarities. Linnaeus proposed the two kingdoms of classification. He classified organisms in the animal kingdom, which is called the Animalia, and in the plant kingdom, which is called Plantae. There were certain limitations with the classification of two kingdoms, as it does not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular, multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. Photosynthetic means green alga and non-photosynthetic means fungi. लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से उसने डिवाइड किया था एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। लेकिन ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो डिस्टिंग्विश मतलब वो बता नहीं पा रहा था कि यूकैरियोट्स कौन से और प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है और कौन से ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर। तो इसलिए ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. Whitaker suggested the five kingdom classification. The classification of these five kingdom is as follows: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The classification was based on the organization of the thallus, the structure, mode of nutrition, the phylogenetic relationship, and the mode of reproduction. मतलब विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो कि बेस्ड था सेल स्ट्रक्चर पे, थैलस पे, न्यूट्रिशन पे, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है उसके ऊपर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं इसके ऊपर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड है। सो अभी अगला हम देखते हैं विटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट रो में हमें दिया है किंगडम, फिर दिया है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड फिर एनिमलिया। तो फर्स्ट हॉरिजेंटल रो जो है उसमें हमारे किंगडम्स दिए हैं। सेकेंड हॉरिजेंटल रो सेल टाइप, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेल वॉल, फिर न्यूट्रिशनल क्लास और फिर दिया है हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट किंगडम हम देखते हैं मोनेरा। मोनेरा का जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक और ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर। सेल वॉल प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ दी जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो न्यूट्रिशनल क्लास उनका फोटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्टिव। सो सेकेंड हम किंगडम देखते हैं प्रोटिस्टा। उनका सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक, सेल ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिसेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम absent in others, nutritional class heterotrophic and phototrophic, mode of nutrition absorptive and ingestive. So थर्ड किंगडम है हमारा किंगडम फंगाई। सो सेल टाइप यूकैरियोटिक, ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिशनल क्लास होता है हेटेरोट्रोफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्प्टिव। सो फोर्थ हमारा किंगडम है वो है किंगडम प्लांटे। सेल वॉल होता है यूकैरियोटिक, सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है मल्टीसेलुलर, सेल वॉल होती है प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिशनल क्लास होता है फोटोट्रॉफिक, मतलब वो सन से उनका न्यूट्रिशन लेते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोस्टली एब्जॉर्प्टिव। सो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमलिया। उनका सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक, सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है मल्टीसेलुलर, सेल वॉल अब्सेंट रहती है एनिमलिया मध्ये, न्यूट्रिशनल क्लास होता है हेटेरोट्रॉफिक एंड उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है मोस्टली इंजेस्टिव। सो आगे देखते हैं। The six kingdom classification system was proposed by the American microbiologist Carl Wood in 1977. He developed this system by splitting the kingdom Monera into two distinct kingdoms. First is Archaebacteria and second is Eubacteria. अभी हम देखते हैं विटेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें से हम अभी फर्स्ट किंगडम देखते हैं, द किंगडम मोनेरा। द बैक्टीरिया वन ऑफ द मेन मेंबर्स ऑफ द मोनेरा। ऑल ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन दिस किंगडम are prokaryotes. It includes blue-green alga together with bacterium. They can be found in terribly extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans. All monerans are prokaryotes, that is, do not have a defined nucleus. They can be autotrophs, heterotrophs, moreover, as parasites.
cell wall is present. Bacteria are grouped under four categories based on their shape. The spherical coccus प्लूरल होता है उसका कोकाई, द रॉड शेप्ड बैसिलस उसका प्लूरल होता है बैसिलाई, द कॉमा शेप्ड विब्रियम उसका प्लूरल होता है विब्रियो एंड द स्पाइरल इज स्पाइरिलम उसका प्लूरल होता है स्पाइरिला. अभी हमें यहाँ पर दिए गए हैं सम बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल. स्फेरिकल दिखाया गया है जैसे कि वो होता है राउंड राउंड शेप्ड होता है. रॉड शेप्ड भी दिखाए गए हैं, वो ऐसे लंबा रॉड टाइप में होता है. और जो स्पाइरल होता है वो ऐसे हमारे पास्ता के जैसा होता है. और अदर शेप्स भी हमें दिए गए जैसे कि फिलामेंटस, स्टार शेप्ड, रेक्टेंगुलर एंड हाइफे. यू कैन सी इट एंड ऑब्जर्व इट. तो चलिए आगे देखते हैं. दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. उनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है लेकिन उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स. They may be photosynthetic, autotrophic, or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they depend on other organisms or on dead organic matter for the food. मतलब most of the bacteria कैसे होते हैं, वो होते हैं heterotrophs और some होते हैं autotrophs. मतलब वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं autotroph. और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर या फिर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाकी के उसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं. सो हम अभी किंगडम मोनेरे का फर्स्ट टाइप देखते हैं जो है आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया कैन बी थर्मो एसिडोफिलिक, हेलोफिलिक एंड मिथानोजेनिक. देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफर्स फ्रॉम अदर. सो जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो थर्मोएसिडोफिलिक भी होते हैं, हेलोफिलिक भी होते हैं और मिथानोजेनिक भी होते हैं. थर्मोएसिडोफिलिक मतलब जो कि हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं. हेलोफिलिक मतलब हाई साल्ट कंसनट्रेशन, मतलब जो पानी एकदम खारा है उसमें भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. और मिथानोजेनिक मीन्स स्वैम्पी एरियाज, उनमें भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. ऐसे होते हैं ये आर्कीबैक्टीरिया. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज differs from other monerans. Methanogens are found in the intestines of some ruminants such as buffaloes and cows and help to produce biogas from animal dung. सो ये था हमारा फर्स्ट टाइप आर्कीबैक्टीरिया. तो अभी सेकेंड टाइप देखते हैं जो कि है यू बैक्टीरिया. They are called true bacteria. They are characterized by the presence of motile flagellum and a rigid cell wall. Contains cyanobacteria, means a blue-green alga. They are similar to plants as they contain chlorophyll. For this reason, they are called photosynthetic autotrophics. Cyanobacteria are unicellular filamentous alga that form colonies which were surrounded by a gelatinous sheath. Some have special structure known as heterocysts that help in nitrogen fixation in place. For example, nostoc and anabena. सो आप ये डायग्राम देख सकते हो. ये जो ग्रीन वाली लेयर है वो है वेजिटेटिव सेल्स, उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो वाली. और ये जो ब्लैक जैसा दिख रहा है आप लोगों को वो है हेटेरोसिस्ट. और जो बाहर की लेयरिंग है उस सेल के, वेजिटेटिव सेल के बाहर की जो लेयरिंग है वो है म्यूसिलेज शीथ. Chemosynthetic autotrophs. These bacteria can oxidize certain inorganic substances such as nitrates and nitrites. The energy which is released during the process of oxidation is used in the production of ATP. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals, and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well known diseases caused by the different bacteria.
Bacteria reproduce mainly by fission. Sometimes, under unfavorable conditions, they produce spores. They also produce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other. आगे हमें डायग्राम दी गई है। ये जो बाहर की आउटर लेयर है वो है सेल वॉल, उसके अंदर जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो वो ब्लैक वाली डिज़ाइन जैसा दिया गया है वो है डीएनए। तो अभी आगे देखो, द माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लाइक अ सेल वॉल। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known and can survive without oxygen. Many mycoplasmas are pathogenic in animals and plants. माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है और उसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल absent होती है। स्मॉलेस्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। ये था हमारा फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा। अभी हम सेकेंड किंगडम पे चलते हैं जो कि है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं। दे आर मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर। दे आर फाउंड टू बी यूनिसेलुलर eukaryotic organisms. They have a well-defined nucleus that is surrounded by the nuclear membrane. They can move through both cilia and flagella. Respiration can be both aerobic and anaerobic, and the mode of reproduction can be both sexual and asexual. ये जो है वो सीलिया और फ्लैजेला दोनों के साइड से मूव होता है, और रिस्पायरेशन होती है, एरोबिक भी होती है और एनारोबिक भी होती है, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। दे आर डिवाइडेड इनटू क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो आगे आगे हम देखते हैं ये सब। अभी हमारा फर्स्ट है क्राइजोफाइट्स। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ डायटम्स एंड गोल्डन अलगा। They live in both fresh and marine water. They are mostly photosynthetic. Silica is found in their cell wall, and this is the reason that their cell wall is indestructible. उनका जो मतलब क्राइजोफाइट्स में डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी दोनों कंसिस्ट होते हैं, और वो फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में रह सकते हैं, और वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। और सिलिका इज़ फाउंड इन देयर सेल वॉल, उनके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनके जो सेल वॉल होते हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब अनब्रेकेबल। And it is responsible for the formation of diatomaceous earth. They are the main producers found in the oceans. They are mostly unicellular flagellates. They are amoeboid. उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसलिए उनको अमीबॉइड बोला गया है। और वो कैसे होते हैं? मोस्टली यूनिसेलुलर फ्लैगेलेट्स होते हैं, और वो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन में, मतलब समुद्र के अंदर यही मेन रिप्रोड्यूसर्स होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन करने के लिए, डायटोमेशियस अर्थ फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये थे हमारे क्राइजोफाइट्स। तो अभी आगे हम देखते हैं डाइनोफ्लैगेलेट्स। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, blue, brown, or red depending on the main pigments present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella, one lies longitudinally and other transversely in furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates, example Gonaeulax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. Sea appear red को बोलते हैं red tides. Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. और उनके अंदर से जो टॉक्सिन मतलब जो पॉइजन निकलता है वो इतना खतरनाक होता है कि जो बाकी के मरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब जो फिश होते हैं, वो उनको मार देता है। ये है हमारी डाइनोफ्लैगेलेट्स की डायग्राम। तो अभी हमने देखा कि डाइनोफ्लैगेलेट्स का कोई कलर फिक्स नहीं होता, वो ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन किसी भी कलर में हो सकता है। उनके अंदर जो मेन पिगमेंट होगा उसके ऊपर डाइनोफ्लैगेलेट्स का कलर डिपेंड करता है, और इनको रेड टाइड्स भी बोलते हैं। इनके अंदर से जो
मतलब रेड कलर में जो होते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स उनको बोलते हैं रेप्टाइड्स, और उनके अंदर से जो टॉक्सिन्स निकलता है वो टॉक्सिन्स इतना खतरनाक होता है कि वो बाकी के मरीन एनिमल्स को भी मार देता है, जैसे कि फिशेस वगैरह। सो ये हो गए हमारे दो टाइप्स, फर्स्ट था क्राइजोफाइट्स एंड सेकंड था हमारा डायनोफ्लैगेलेट्स। तो अभी हम थर्ड देखते हैं, और थर्ड है हमारा यूग्लेनॉइड्स। Majority of them are freshwater organisms found in the stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long. सो यूग्लेनॉइड्स में क्या होता है, वो स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं हमें, और उनके अंदर सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, जो कि पेलिकल उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। और उनके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, एक होता है शॉर्ट वन और सेकंड होता है लॉन्ग वन। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Example, euglena. So वो जो होते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जहाँ पर उनको सनलाइट मिल रही है वहाँ पर वो होते हैं फोटोसिंथेटिक, और जहाँ पर सनलाइट नहीं होती वो हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं, वो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को प्रेडेट करते हैं, मतलब उनके ऊपर वो डिपेंड होता है। और उनके अंदर जो पिगमेंट होता है, मतलब इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, मतलब उनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स की तरह ही होते हैं। सो आगे अभी हम देखते हैं, ये है हमारी यूग्लेनॉइड्स की डायग्राम। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो रेड रेड दिखा रहे वो है आइट स्पॉट, उनको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो हमें लाइन दिख रही है ऐसे टेल जैसी वो है हमारा फ्लैजेलम। ओके, सो अंदर वो जो स्टार हमारे सन जैसा दिख रहा है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये जो लेयर है वो है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। और ये जो ग्रीन कलर का है वो है न्यूक्लियस, और उसके अंदर एक छोटा ग्रीन कलर का सर्कल है वो है न्यूक्लियोलस। यहाँ पर साइड पे राइट साइड पे जो ग्रीन कलर का छोटा सा ऐसे सर्कल दिया है वो है क्लोरोप्लास्ट। और न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो साइड में पर्पल कलर की लेयर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रेड कलर्स की जो लाइन हमें दिखाई गई है ऐसी छोटी छोटी सी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के साइड में वो है गोल्गी एपेरेटस। और वो जो सन जैसा मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नीचे जो हमें छोटा सा ऐसे बीन शेप में दिया है वो है माइटोकॉन्ड्रियन। और जहाँ से हमारा फ्लैजेलम निकलता है वहाँ पर वो होता है फोटो रिसेप्टर। तो अभी हम आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर का हमारा देखते हैं अभी, वो है स्लाइम मोल्ड्स। दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस फ्रॉम एग्रीगेट्स नॉन प्लाज्मोडियम। तो ये फेवरेबल कंडीशंस में जो फॉर्म करते हैं एग्रीगेट्स उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और ये इनका नेचर होता है सैप्रोफिटिक। They form fruiting bodies with spores under unfavorable conditions. They have true cell walls and are extremely resistant to adverse conditions. यह है स्लाइम मोल्ड के डायग्राम। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग, एंड इफ यू वांट द notes in a PDF form then you can join my Telegram channel, The Learning Lab Biology. So thank you. Bye bye.